मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है ज्वालामुखी अंतर्जात और बहिर्जात भू आकृतियाँ। ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है उससे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। इनमें से अधिकांश भू आकृतियाँ धरातल के ऊपर बनती हैं, लेकिन कुछ भू आकृतियाँ धरातल के नीचे भी बनती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनने वाली बाह्य और आंतरिक भू आकृतियों का विवरण इस प्रकार है। बहिर्जात भू आकृतियाँ। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरातल के बाहर बनने वाली भू आकृतियाँ इस प्रकार हैं। राख शंकु, इसे सिंडर शंकु भी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर निकलने वाला लावा शीघ्र ठंडा होकर टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। यह देखने में राख के समान होता है। इस प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा जमा हुई राख से बनने वाली शंक्वाकार आकृति को राख शंकु या सिंडर शंकु कहते हैं। इसकी अधिकतम ऊंचाई 300 मीटर होती है। ऐसे शंकु हवाई द्वीप में अधिक पाए जाते हैं। अम्लीय लावा शंकु। इस प्रकार की आकृति का निर्माण सिलिका युक्त गाढ़ा और चिपचिपे लावे से होता है। ऐसा लावा जब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर निकलता है तो शीघ्र ही ज्वालामुखी के आसपास जम जाता है और तीव्र ढाल वाले गुंबद का निर्माण करता है। इटली में स्ट्राम्बोली, फ्रांस में पाई डी डोम इसके अच्छे उदाहरण हैं। पैठिक लावा शंकु। पैठिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है। यह अम्लीय लावा की अपेक्षा अधिक तरल और पतला होता है, इसीलिए यह दूर तक फैल जाता है और कम ऊंचाई वाला होता है तथा इसका ढाल मंद होता है और यह कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। हवाई द्वीप का मोनोलोआ शंकु इसका उत्तम उदाहरण है। शंकुस्थ शंकु। इन शंकु को घोंसला शंकु भी कहते हैं। प्राय ऐसे शंकु के अंदर ही एक अन्य शंकु बन जाता है। ऐसे शंकु में वेसुवियस का शंकु सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। मिश्रित शंकु। ये सबसे ऊंचे और बड़े शंकु होते हैं जिनका निर्माण लावा, राख तथा अन्य ज्वालामुखी पदार्थों के बारी बारी जमा होने से होता है। यह जमाव समानांतर परतों में होता है। इसके ढलानों पर कई छोटे छोटे कोन बन जाते हैं जिन्हें परजीवी शंकु कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा, संयुक्त राज्य अमेरिका का शस्ता रेनियरहुड, फिलीपींस का मेयोन, इटली का स्ट्राम्बोली मिश्रित शंकु के उदाहरण हैं। कॉलदेरा। तीव्र विस्फोट के कारण शंकु के ऊपरी भाग के उड़ जाने से या क्रेटर के धंस जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे कॉलदेरा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉलदेरा जापान का आसो है, जिसकी परिधि 112 किलोमीटर, अधिकतम ऊंचाई 27 किलोमीटर है। ज्वालामुखी डॉट या प्लग। ज्वालामुखी डॉट का निर्माण ज्वालामुखी के शांत हो जाने पर उसके छिद्र में लावा भरने से होता है। ज्वालामुखी शंकु के अपरदन के बाद यह डॉट स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस प्रकार के डॉट या प्लग हवाई द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। क्रेटर झील। ज्वालामुखी शंकु के ऊपरी भाग में एक क्रेटर होता है जिसका आकार कीप की भांति होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस क्रेटर में जब वर्षा का जल बढ़ जाता है तो इससे एक झील का निर्माण होता है जिसे क्रेटर झील कहते हैं। उत्तरी सुमात्रा की तौबा झील विश्व की विशालतम क्रेटर झीलों में से एक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर है। ज्वालामुखी पर्वत। जब ज्वालामुखी उद्गार से शंकु बड़े आकार के हो जाते हैं तो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार के पर्वत इटली, जापान, अलास्का में पाए जाते हैं। लावा पठार। ज्वालामुखी उद्गार से कम सिलिका वाले लावा के निकलने से विस्तृत पठारों का निर्माण होता है जिसे लावा पठार कहते हैं। दक्षिण भारत का पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अंतर्जात भू आकृतियाँ। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरातल के नीचे बनने वाली भू आकृतियाँ अंतर्जात ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कहलाती हैं, जो कि इस प्रकार है। बैथोलिथ। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेधी चट्टानों से बनता है। यह सैकड़ों किलोमीटर लंबा तथा 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा होता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है। स्टॉक, छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम भाग में होता है। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है और इसकी अन्य विशेषताएं बैथोलिथ के समान ही होती हैं। लैकोलिथ, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर की ओर उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लैपोलिथ, जब मैग्मा जमकर तश्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में अधिक मिलते हैं। फैकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। सील, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। ऐसे झील मध्य प्रदेश और झारखंड में भी पाए जाते हैं। डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो वह डाइक कहलाता है। इसकी लंबाई कुछ मीटर से कई किलोमीटर तथा मोटाई कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर तक होती है। यह कठोर होता है और अपरदन के कारकों का इस पर आसानी से प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके कारण आसपास की चट्टानों के अपरदन के बाद डाइक एक विशाल दीवार की भांति दिखाई देता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो अंतर्जात भू आकृति बनती है उसका चित्र इस प्रकार है, जिसे आप चित्र के माध्यम से देखेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। ज्वालामुखी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। पहले के बाद कभी गैसों के साथ लावा के छोटे छोटे लाल पिंड फव्वारे की तरह ऊपर उठते हैं और तेज हवा में लावा के अंश खींचकर लंबे चमकीले धागे की तरह हो जाते हैं, जिन्हें हवाई द्वीप के लोग पेले के बाल कहते हैं। दूसरा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली सदैव प्रज्वलित गैसें निकालता रहता है। सिंड शंकु। तीसरा, यह कम ऊंचाई का होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी राख, धूल, विखंडित पदार्थों से होता है और इसका जो ढाल होता है वो अवतल होता है। शील्ड शंकु, इसे बेसिक या पैठिक लावा शंकु भी कहते हैं। इसमें पतला लावा दूर तक फैलकर शील्ड का निर्माण करता है। इस शंकु की ऊंचाई कम होती है। सोल्फ तारा, ज्वालामुखी से राख एवं लावा निकलने के बंद होने के कई दिन बाद भी गैसें निकलती रहती है। यह गंधकीय धुआंरा होता है। जैसे अलास्का में कटमई ज्वालामुखी ऐसे 10,000 दुआरे की घाटी भी कहते हैं प्रसिद्ध है। गैसर, यह गर्म जल का स्रोत होता है। यह ज्वालामुखी क्रिया का एक गौण रूप है। जैसे आइसलैंड का येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिसमें ग्रैंड गैसर इसका फेमस है। गर्म झरना, इसमें झरने से गर्म जल निरंतर गिरता रहता है। यह विशेषकर ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, परंतु उन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहां ज्वालामुखी नहीं मिलते हैं। इसका कारण चट्टानों में उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति है, जैसे बिहार के राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र।